हेलो स्टूडेंट्स, तपन स्टडी रूम में मैं तपन भादविया आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीएसटी में टॉपिक जो देख रहे हैं वो निवेश कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईटीसी भी कहते हैं। जब हम निवेश कर जमा की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन शब्द आ रहे हैं। इनपुट, हमें समझना है इसको। इनपुट क्या है, आवक किसको कहते हैं, इनपुट टैक्स, आवक कर क्या है, और तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें इनपुट की। आवक की जो सामान, कोई भी वस्तु या माल या अन्य चीजें सप्लायर यानी पूर्तिकर्ता गुड्स या सर्विस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो गुड्स या सर्विस बनाने के लिए जो भी सामान सप्लायर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है इनपुट। वो क्या करेगा, वो इस इनपुट को काम में लेगा, उसको तब्दील करेगा, थोड़ा मॉडिफाई करेगा और उसको आउटपुट के रूप में वापस कस्टमर को या अगले विक्रेता को बेच देगा। तो किसी भी सप्लायर के लिए, पूर्तिकर्ता के लिए, यानी कि जिसको हम अभी यहां पर करयोगी व्यक्ति की तरह समझ लें, उसके लिए जो सामान प्राप्त हो रहा है उसको, जिसको कि आगे वापस बेचा जाना है, उसके आगे सप्लाई की जानी है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट। इनपुट टैक्स क्या है, तो ये जो सप्लायर ने इनपुट क्रय किया है उस क्रय के समय में जो जीएसटी का भुगतान उसने पूर्व पहले बेचने वाले को भुगतान कर दिया है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। यानी कि क्रय किया, उसका जो भी कॉस्ट थी उसमें जीएसटी का एडिशन हुआ और उसके बाद में इनवॉइस या बिल बना, उसका जो भुगतान किया गया तो उसमें माल की लागत के साथ में जीएसटी भी भुगतान कर दिया गया, उसको कह रहे हैं हम इनपुट टैक्स आवक कर। ऐसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीसरी बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो सप्लायर है, इनपुट इसने प्राप्त कर लिया, सप्लायर ने इसको आगे वापस आउटपुट के रूप में किसी अन्य को या कस्टमर को या रिसिपिएंट को, प्राप्तिकर्ता को वापस आगे बेच दिया, उसको सप्लाई कर दिया। तो यहां पर उससे उसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। उस आउटपुट टैक्स में से ये जो इनपुट टैक्स है, निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर, जो भी नियम इसमें जीएसटी में एक्ट में वर्णित है उनकी पूर्ति करने पर इसको वो सेट ऑफ कर सकता है, इसकी पूर्ति कर सकता है। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की पूर्ति की जा सकती है। इसको हम छोटे से मैं वापस से इसको दोहराऊं तो इस प्रकार से बोल सकता हूं कि जो एक पीक्यू लिमिटेड है, मान लेते हैं, ये मिस्टर एक्स से इनपुट प्राप्त करते हैं। तो ये तो इनपुट हो गया जो मिस्टर एक्स से पीक्यू लिमिटेड के द्वारा प्राप्त किया गया। यहां पर इसके लिए प्राप्तिकर्ता कौन है, ये प्राप्तिकर्ता किसका, इनपुट का। इनपुट का प्राप्तिकर्ता कौन है, पीक्यू लिमिटेड। तो इसने इसमें प्राप्त किया। अब मान लेते हैं कि अगर इनपुट की लागत थी वो 10,000 रुपए थी और अगर जीएसटी के रेट 5% मान लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 5% जीएसटी मान लेते हैं अपन रेट इसको, तो 500 रुपया इसके ऊपर जीएसटी का भुगतान हुआ। टोटल मिला के जो बिल का वैल्यू बना वो 10,500, इनवॉइस जो बना वो 10,500 का। तो प्राप्तिकर्ता के द्वारा कितना भुगतान किया गया, 10,500, जिसमें जीएसटी कितना है, 500 रुपया। तो ये इनपुट जो इसने प्राप्त किया, इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो था वो था 500 रुपया, जिसका भुगतान अभी हमारा जो प्राप्ति करता है इनपुट का
उसने पीक्यू लिमिटेड ने भुगतान कर दिया है। अब ये पीक्यू लिमिटेड क्या करता है, आगे इसी आवक को, इनपुट को प्रोसेस करके या ऐसे ही आगे रिसिपिएंट को, प्राप्तिकर्ता को, जो कस्टमर मान लेते हैं अपन, कस्टमर को ये क्या करता है, भेज देता है, बेच देता है, सप्लाई कर देता है। तो ये किस रूप में गया, आउटपुट के रूप में। तो आउटपुट पर इसकी वैल्यू अपन मान लेते हैं 15,000 रुपया। टैक्स की रेट अभी भी 5% अगर हम मान लें तो 15,000 का 5% अगर आप कर ले तो 750, 15,750। अब जब ये माल आउटपुट के रूप में कस्टमर को बेचा जा रहा है तो यही पीक्यू लिमिटेड अब क्या कहला रहा है, अब यहां पर ये पूर्तिकर्ता कहला रहा है। पूर्तिकर्ता किसका, आउटपुट का, उत्पाद का, है ना। तो इनपुट के लिए ये पीक्यू लिमिटेड प्राप्ति करता है और आउटपुट के लिए ये पीक्यू लिमिटेड पूर्ति करता है। इसने क्या किया, कस्टमर ने ये बिल का अमाउंट पेमेंट किया, इसमें 750 रुपया किसका शामिल है, जीएसटी का शामिल है। तो यहां पर आउटपुट टैक्स कितना बना, 750 रुपया, जो कस्टमर के द्वारा चुकाया गया, पीक्यू लिमिटेड के द्वारा कलेक्ट किया गया। इनपुट टैक्स कितना था, जो इसी सप्लायर ने प्राप्तिकर्ता, इनपुट के प्राप्तिकर्ता के रूप में चुकाया था, वो कितना था, 500 रुपया। तो ये जो 250 रुपया है ये इसको फाइनली पेमेंट करना है, किसको, सरकार के खाते में इसको जमा करवाना है। और 750 रुपया टैक्स कलेक्ट किया और चूंकि ये पहले चुका है 500 रुपया, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको सेट ऑफ करने का मौका मिल गया। अगर उसने अन्य शर्तें जो भी हैं वो अगर पूरी कर दी तो इसको सेट ऑफ करने का मौका मिला है 500 रुपए का, और ये कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इस प्रकार से। और रिमेनिंग 250 रुपए इसको सरकार के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब अपन आगे का टॉपिक लेते हैं, इसमें जो है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता, कि कौन व्यक्ति इस प्रकार की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसकी छूट ले सकता है, इस सेट ऑफ कर सकता है आउटपुट टैक्स में से। कौन कर सकता है, तो पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो ही ऐसी स्थिति में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। रजिस्टर्ड भी कैसे होना चाहिए, रेगुलर कोर्स में, है ना, रेगुलर, कंपोजिट स्कीम वाला नहीं होना चाहिए। जो छोटी विक्रय होती हैं उसमें कंपोजिट स्कीम में ऑप्ट कर सकता है वो। अगर कंपोजिट स्कीम ऑप्ट की हुई है उसके तहत अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको आईटीसी की छूट नहीं मिलती है। रेगुलर कोर्स में वो रजिस्टर्ड व्यक्ति होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है वो, तो ऐसी स्थिति में वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकता इनपुट टैक्स को, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको भी नहीं मिल सकती। निवेश कर जमा की उसको पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही ये जो इनपुट प्राप्त किया जा रहा है किसके द्वारा, जो आउटपुट का सप्लायर है उसके द्वारा इनपुट प्राप्त किया जा रहा है। अभी हमने एग्जांपल लिया, तो उस इनपुट का प्रयोग वो किस में करना चाहिए, व्यवसाय में करना चाहिए। अगर वो व्यवसाय में नहीं करता है और उसको कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट नहीं मिलेगी। तो उसको व्यवसाय में उपयोग में लेना जरूरी है इनपुट को, तभी जो उसने इनपुट क्रय करते समय जो टैक्स चुकाया है, इनपुट टैक्स चुकाया है जीएसटी के नाम से, वो उसकी छूट आउटपुट टैक्स में से ले सकता है। ऐसे ही पात्रता, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के मार्फत ही उसको ये छूट मिल सकती है। तो वास्तव में जो जीएसटी पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन सारा काम इसमें किया जाता है। जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें उसका पंजीकृत व्यक्ति का नाम और उसका नंबर उसमें आता है, और उसमें ये
ऑनलाइन वो देख सकता है कि ओपनिंग बैलेंस और कितनी उसकी आईटीसी के लिए वो पात्र है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, इवन सेस भी अगर उसने चुकाया है तो जो पूर्ति उसको मिल सकती है, उपलब्ध है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हर समय उसको देखने के लिए वो स्वतंत्र है, वो देखता है उसमें, और उसके आधार पर ही वो डिसाइड करता है कि कैसे इनपुट की छूट उसको लेनी है। परंतु ये सारा काम किसके मार्फत होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के मार्फत ही होना चाहिए। यानी कि उसको जो परचेज किया है, परचेज करते समय परचेज की इनवॉइस वगैरह को जो अपलोड करना है, उसको उस पे रिटर्न सबमिट करना है, विवरणी दाखिल करनी है, वो करे जीएसटीआर में। ऐसे ही जब उसने सेल किया है आउटपुट के रूप में, तब उसने उसको जो जीएसटी विवरणी दाखिल करनी है वो दाखिल करे। तो ये सारी चीजें उसको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के मार्फत इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये तीनों पात्रताओं में धारा 16(1) के तहत ये पात्रताएं उल्लिखित हैं। ऐसे ही आईटीसी प्राप्त करने की शर्तें, कुछ शर्तें भी हैं, कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में ही आईटीसी उसको उपलब्ध होगी। जैसे प्राप्तकर्ता के पास दस्तावेज, ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसी को मैं वापस दोहरा लूं। मान लें कि ए लिमिटेड यहां पर है, ये माल को प्राप्त करता है मिस्टर ए से और वापस कस्टमर को, ग्राहक को ये माल बेच देता है। तो ये आउटपुट के रूप में चला जाएगा, इनपुट के रूप में आएगा। प्राप्तकर्ता के पास दस्तावेज, तो प्राप्तकर्ता कौन है? यहां पे ये प्राप्तकर्ता है, इनपुट का प्राप्तकर्ता ये है। तो इसके पास में आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। मेनली अपन दस्तावेज की बात करें तो जो भी माल इसने बेचा था उस माल के जीएसटी के साथ में जो बिल का अमाउंट बना, इस बिल के लिए, या इस बिल को ही इनवॉइस भी बोलेंगे अपन, ये इनवॉइस इसके पास में होना चाहिए। ये दस्तावेज नहीं होगा तो फिर उसको आईटीसी की छूट नहीं मिल सकती धारा 16(2) के तहत। ऐसे ही प्राप्तकर्ता द्वारा आवक की प्राप्ति, ये जो प्राप्त करता है इस इनपुट को उसने वास्तव में प्राप्त कर लिया हो, अगर प्राप्त कर लिया है तो ही उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ऐसे ही आवक पूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी जमा, ये जो आवक पूर्ति करता है वो ये है ए, मिस्टर ए। ये आवक पूर्ति करता जब इसको माल भेज रहा है तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट किया। तो जीएसटी अपने पास नहीं रख सकता, उसको सरकार के खाते में इसको जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है? आवक पूर्तिकर्ता द्वारा इनपुट सप्लायर के द्वारा जीएसटी सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाना चाहिए। अगर इसने जमा नहीं करवाया है तो ऐसी स्थिति में ए लिमिटेड को आईटीसी की छूट उपलब्ध नहीं होगी, वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगला हम एक बात और बोलेंगे इसके साथ में, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। आवक पूर्तिकर्ता द्वारा विवरणी दाखिल कर दी जानी चाहिए। तो मिस्टर ए के द्वारा जब इसने सेल किया है तो जीएसटी कलेक्ट किया है, जिसको अपनी रिटर्न विवरणी भी दाखिल करनी होगी, तो निर्धारित समय पे वो अपनी विवरणी दाखिल कर दे। तो मिस्टर ए को कैसे पता, ए लिमिटेड को कैसे पता चलेगा जो हमारा प्राप्त करता है आवक का, कि इसने ये काम कर दिया है? तो इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक लेजर की बात हम कर रहे थे, क्रेडिट लेजर की। तो वहां पर उसकी एक ही सूचनाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, क्योंकि ऑनलाइन है ये सारा कार्यक्रम, तो एक ही सूचनाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी। तो ए लिमिटेड को ये पता चल जाएगा कि ए ने जीएसटी जमा करवा दिया है कि नहीं और रिटर्न सबमिट कर दी है कि नहीं। तो ये दोनों काम अगर ए ने नहीं किए हैं तो फिर ए लिमिटेड को, जो कि यहां पर इनपुट का प्राप्त करता है, जिसको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, वो ले नहीं पाएगा अगर उसने ये दोनों काम, मिस्टर ए ने ये दोनों काम नहीं किए, पूर्तिकर्ता ने, सप्लायर ने ये काम नहीं किए। ऐसे आवक की अंतिम किश्त प्राप्ति पर जो आईटीसी की जो छूट है वो
इसको कब मिलेगी? मान लेते हैं कि इसको 1000 केजी कोई माल सप्लाई इसको करना था। अभी मान ले 1000 एक साथ उसके पास में उपलब्ध नहीं है, तो पहली बार में ये 500 बेचता है, दूसरी बार में ये 300 बेचता है, तीसरी बार में ये 200 बेचता है। हो गया 1000 किलोग्राम। अलग अलग डेट है, 3/5/2020, 10/5/2020 और मान लेते हैं कि 2/6/2020। तो आईटीसी कब मिलेगी? ए लिमिटेड को आईटीसी मिलेगी अंतिम लोट। ये फर्स्ट लोट था 500 किलोग्राम का, सेकंड लोट था, ये थर्ड लोट था। जो अंतिम लोट मिला है, एक ही इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस है, कितने का है? 1000 किलोग्राम का है, परंतु उसको माल कब प्राप्त हो रहा है? ये 2/6 को प्राप्त हो रहा है। तो इस 2/6 पर ही उसको, इससे पहले नहीं, इस 2/6 इसके बाद में ही आईटीसी उसको उपलब्ध होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको उपलब्ध होगी इस तारीख के उपरांत। अगला है 180 दिन में आवक पूर्तिकर्ता को भुगतान। तो ए लिमिटेड के द्वारा मिस्टर ए को जो भुगतान करना है, तो जो इनवॉइस की डेट है उस डेट से 180 दिन के भीतर भीतर उसको ये भुगतान कर देना है। 180 दिन से विलंब करता है तो उसको आईटीसी की छूट उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे ही दो बातें और उल्लिखित है धारा 16(3) और 16(4) में क्रमशः, अगर इसने पूंजीगत संपत्ति क्रय की है, यहां पर जो इनपुट है मान लेते हैं कि वो मशीनरी है, और ये जो मशीनरी है वो है 10,000 रुपए की, 1 लाख की मान लेते हैं, चलिए 1 लाख रुपए की। और अगर मान लें जीएसटी की रेट एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं अपन, ये रेट स्पष्ट है एक्ट में कि किस माल और सेवा पर कितनी कर की दर रहेगी। फिलहाल अपन 10% मान लेते हैं, तो 10,000 रुपया। कुल मिला के बिल कितने का बना या इनवॉइस कितने की हुई? 1,10,000 रुपए की। तो ए लिमिटेड क्या करेगा, जब इसको आउटपुट के रूप में बेचेगा तो इस इनपुट, इस वैल्यू की जो कि जीएसटी के रूप में उसने चुका दिया है, इसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, वो लेना चाहेगा। अगर वो ऐसा लेता है तो ऐसी स्थिति में याद रखें, क्योंकि ये मशीनरी है, ये पूंजीगत संपत्ति है, तो हास जो है डेप्रिसिएशन जो है वो केवल 1 लाख के ऊपर ही लगा पाएगा, लागत के ऊपर ही लगा पाएगा। जिस जीएसटी के लिए वो आईटीसी लेना चाह रहा है या ले रहा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको मैं यूं बोल लूं कि अगर ए लिमिटेड 1,10,000 रुपए के ऊपर, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगाता है, दूसरा केस ये है कि अगर वो डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगाता है, यानी कि जीएसटी सहित ये वैल्यू है, जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन अगर लगाता है ये, तो ऐसी स्थिति में उसको आईटीसी की छूट नहीं मिलेगी, वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ नहीं कर पाएगा। तो दोनों में से एक स्थिति है, या तो वो जीएसटी जो पे किया गया है उसके द्वारा उसके ऊपर निवेश कर जमा का लाभ उठा ले, और या फिर वो इस वैल्यू को इसमें शामिल करके इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा ले। दोनों में से दोनों एक साथ नहीं संभव है इस वैल्यू के लिए। ऐसे ही धारा 16(4) में एक और बात है, वो ये कि जो सेक्शन 16(4) है, वो ये कहती है कि किसी गत वर्ष में, मान लो कि इनवॉइस वित्तीय वर्ष के अगले सितंबर की विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि तक, अगर उसने ऐसा कर लिया है तो उसको आईटीसी का लाभ मिल जाएगा। जैसे इनवॉइस की जो भी डेट है, मान लेते हैं कि 10 दिसंबर 2019 है, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा बना, वर्ष कौन सा बना, वित्तीय वर्ष कौन सा बना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा बना,
2019-20, जो कहां तक है 31 मार्च तक। इसके बाद की जो सितंबर है वो कौन सी है, सितंबर 2020 है। सितंबर 2020 के लिए जो भी विवरणी दाखिल करने की तारीख है, विवरणी दाखिल की तारीख जो वास्तव में 20 अक्टूबर है, 20/10/2020, इस तारीख तक वो विवरणी दाखिल कर सकता है। और मान लो उसने विवरणी दाखिल इस तारीख से पहले कर ली है, मैं मान लेता हूं कि 10/8 को कर ली है, इस तारीख का इनवॉइस है, 10/8/2020 को उसने दाखिल कर दी है, तो इन दोनों में से जो पहले है उस तारीख तक वो आईटीसी का लाभ ले पाएगा। अगर वो इन तारीखों के बीच में कभी भी विवरणी दाखिल कर दी है उसने वास्तव में इस तारीख को, तब इनके बीच में अगर आईटीसी की छूट लेना चाह रहा है उसी इनवॉइस के लिए, तब वो उसको संभव नहीं है। दोनों में से जो डेट पहले आ गई तब तक ही वो इस इनवॉइस के लिए आईटीसी की छूट ले पाएगा। तो इस प्रकार से ये आईटीसी की प्राप्त करने की शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इस प्रकार से इन बातों के पूरे होने पर ही उसको निवेश कर जमा का लाभ मिलेगा। वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो उसके द्वारा चुकाया गया है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, उनकी पूर्ति उसको तभी मिलेगी। यूटीजीएसटी भी होता है, उसकी भी पूर्ति होती है। तो आज हमने ये विशिष्ट जो देखा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सामान्य स्थितियों को जानने का प्रयास किया है कि कैसे उसको छूट मिल सकती है, कैसे वो पात्र हो सकता है, क्या क्या शर्तें उसको पूरी करनी पड़ेगी।